बच्चों, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था राउल्स लॉ एंड आइडियल सॉल्यूशंस। तो आज हम आइडियल सॉल्यूशंस को एक बार रिव्यू करेंगे और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस पे आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हमने क्या समझाया आपको कि राउल्स लॉ के हिसाब से किसी भी कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर सॉल्यूशन में उसके मोल फ्रैक्शन और उसके प्योर स्टेट के पार्शियल वेपर प्रेशर के प्रोडक्ट वैल्यू के बराबर होता है। तो ये तो राउल्स लॉ है। ए कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर इतना होगा सॉल्यूशन में और बी कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर पी नॉट एक्स बी होगा। और कोई सॉल्यूशन अगर राउल्स लॉ को ओबे करता है तो वो आइडियल सॉल्यूशन होगा, और अगर वो राउल्स लॉ को ओबे नहीं करता तो वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा। राउल्स लॉ को ओबे करने का मतलब है कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर राउल्स लॉ के हिसाब से कैलकुलेट वेपर प्रेशर के बराबर अगर बैठे तो वो सॉल्यूशन राउल्स लॉ को ओबे कर रहा है। और अगर राउल्स लॉ के मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के हिसाब से हमने पार्शियल प्रेशर्स मैथमेटिकली कैलकुलेट किए, पर हमने जब मैनोमीटर लगा के मेजर किया सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, तो एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, if it is not equal to the calculated value according to Raoult's law, it means the solution is not obeying the Raoult's law. So if the solution is obeying the Raoult's law, it's an ideal solution, and if the solution is not obeying the Raoult's law, it is non-ideal solution. तो लिखने में हम क्या लिखेंगे कि अगर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ये प्लस पी तो होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं, तो डाल्टन्स लॉ है। और राउल्ट्स लॉ क्या है कि कितना होना चाहिए, ये पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। अगर पी सॉल्यूशन इतने के बराबर है तब तो ये सॉल्यूशन क्या है, ये आइडियल सॉल्यूशन है। बट अगर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर उनके कंपोनेंट्स के पार्शियल प्रेशर के इक्वल है, लेकिन पार्शियल प्रेशर्स का सम जो है कंपोनेंट्स का वो राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंगली कैलकुलेटेड वैल्यू के बराबर नहीं आ रहा है, यानी पी सॉल्यूशन इज नॉट इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी, तो ये कैसा सॉल्यूशन है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो अगर पी सॉल्यूशन पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी के बराबर है तो ये आइडियल सॉल्यूशन है, और नहीं बराबर है तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। आइडियल सॉल्यूशन में फिर हमने आपको ग्राफिकल प्रेजेंटेशन बताया था कि आप इधर वेपर प्रेशर लेंगे, इधर मोल फ्रैक्शन लेंगे, और फिर आपको इस तरह से दोनों कंपोनेंट्स के लिए पी ए नॉट पी बी नॉट और ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर मिलेगा। ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन मिलेगी। आइडियल सॉल्यूशन में हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में भी आपको बताया कि आइडियल सॉल्यूशन का डेल्टा वी मिक्सिंग कितना होता है, 0। डेल्टा एच मिक्सिंग कितना होता है, 0। यानी आइडियल सॉल्यूशन बनने के दौरान ना तो वॉल्यूम घटता बढ़ता है, ना एनर्जी निकलती है या एब्जॉर्ब होती है, और टेम्परेचर उतना ही बना रहता है जितना मिक्सिंग से पहले था, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहता है। तो दिस इज अबाउट राउल्ट्स लॉ। बट अगर एक सॉल्यूशन है और हम उसे बना रहे हैं पर उसका जो वेपर प्रेशर है वो राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंगली कैलकुलेटेड वैल्यू के बराबर नहीं बैठ रहा, तो हम कहेंगे कि ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। और अगर इजीली ऑब्जर्व करना चाहते तो क्या बताया था कि दोनों कंपोनेंट्स जो मिलाए उनके वॉल्यूम का सम सॉल्यूशन का वॉल्यूम उसके बराबर नहीं बैठ रहा। अगर आपने 10 ml एक कंपोनेंट लिया और 12 ml एक कंपोनेंट लिया और सॉल्यूशन बनाया और सॉल्यूशन का वॉल्यूम 22 ml आया, इसका मतलब वो आइडियल सॉल्यूशन है। पर सॉल्यूशन का वॉल्यूम 22 ml से ज़्यादा आया या 22 ml से कम आया, इसका मतलब वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। ठीक है, ये ध्यान रखना होगा कि इस चैप्टर में हम सॉल्यूशंस पे ही बात कर रहे हैं, कंपोनेंट्स को आपस में रिएक्ट नहीं करना चाहिए। तो हमारा अब फोकस है नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। ठीक है, आइडियल सॉल्यूशंस हम लोगों ने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया। उस कॉन्टेक्स्ट है वो आप ध्यान में रखोगे क्योंकि वहीं से हम आगे। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के लिए क्या कहा कि नॉन आइडियल सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशंस हैं जो राउल्ट्स लॉ को ओबे नहीं करते। non-ideal solutions are those solutions which
राउल्स लॉ आइडियलिटी को ओबे नहीं करता। अब मैथमेटिकली आप कहोगे कि पी सोल्यूशन जो है वो पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी के बराबर नहीं है। तो बराबर नहीं है तो क्या है, ये ज़्यादा है कि ये ज़्यादा है। तो दो कंडीशन निकल कर आ गई कि एक कंडीशन निकल के आई कि पी सोल्यूशन ज़्यादा है और राउल्स लॉ के अकॉर्डिंगली कैलकुलेटेड वैल्यू कम है, और एक कंडीशन निकल के आ गया कि सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कम है। तो एक है कि पी सोल्यूशन इज मोर देन पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स, और एक कंडीशन है कि पी सोल्यूशन इज लेस देन पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स, यानी यहाँ पर वेपर प्रेशर सोल्यूशन का ज़्यादा हो गया, इसका मतलब ढीलापन ज़्यादा हो गया। ठीक है, आप ऐसे समझ सकते हो कि बच्चे हैं, दो सेक्शंस हैं और वो अपने एक डिसिप्लिन को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, और क्लास में बैठते हैं, बंकिंग कम है, मूवमेंट कम है। ओके, अब हमने क्या किया कि दोनों सेक्शंस को सोचा कि साथ में बिठा दें, और दोनों सेक्शंस को साथ में बिठा दिया। और साथ में बिठाने के बाद तीन कंडीशंस हो सकती हैं। हो सकता है कि साथ में बिठाने पर भी भले वो कंजस्टेड हो रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं, पर साथ में बिठाने पर भी उनका जो डिसिप्लिन लेवल है, उनकी जो ओबीडियंसी है, उनका जो परफॉर्मेंस है, वो वैसा ही है जैसा इंडिविजुअल था, पहले जैसा था। इसका मतलब वो आइडियलिटी। और हो सकता है कि बच्चे और भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाएं, डिसिप्लिन हो जाएं, यानी कि जितना मूवमेंट उनका था उससे भी कम मूवमेंट हो जाए। ठीक है, और दूसरी कंडीशन है कि पहले से ज़्यादा मूवमेंट हो जाए। तो यहाँ पर पी सोल्यूशन ज़्यादा होने का मतलब, यानी वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन ज़्यादा होने का मतलब है कि इंडिविजुअल कंडीशन में कुछ मॉलिक्यूल्स वेपोराइज्ड हो रहे थे, बट मिक्सिंग के बाद वेपोराइजेशन की टेंडेंसी ज़्यादा हो गई। ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन इट इज़ मोर देन द एक्सपेक्टेड वैल्यू, इट मीन्स कि इवेपोरेशन की, वेपोराइजेशन की जो टेंडेंसी थी ए और बी के मॉलिक्यूल्स की, क्योंकि दोनों वोलेटाइल लिक्विड्स हैं, तो वेपोराइजेशन की टेंडेंसी ज़्यादा हो गई। इसका मतलब है बॉन्ड्स लूजन हो गए। आपका रीज़न क्या निकल के आ गया, यहीं से निकल के आ गया कि इस केस में न्यूली इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर वीकर देन द अर्लियर फोर्सेस। ठीक है, और अगर पी सोल्यूशन एक्सपेक्टेड वैल्यू से कम बैठ रहा है, इसका मतलब है कि मिक्सिंग के बाद इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हो गए। जितनी अपॉर्चुनिटी पहले मॉलिक्यूल्स को वेपोराइज होने की मिल रही थी, उतनी मॉलिक्यूल्स को वेपोराइज होने की कैपेसिटी, टेंडेंसी अब नहीं मिल रही है। यानी न्यूली डेवलप्ड इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर स्ट्रॉन्गर देन द अर्लियर एग्जिस्टिंग फोर्सेस, स्ट्रिक्टनेस ज़्यादा हो गई है। ठीक है, तो अगर पी सोल्यूशन इससे ज़्यादा है तो इसको कहते हैं पॉजिटिवली डेविएटेड सोल्यूशन। है तो दोनों नॉन आइडियल, पॉजिटिवली डेविएटेड नॉन आइडियल सोल्यूशन। और ये नीचे वाला केस है नेगेटिवली डेविएटेड नॉन आइडियल सोल्यूशन। ठीक है, मैथमेटिकली तो आपको समझ में आ गया। अब हम कैरेक्टरिस्टिक और रीजन और ग्राफिकली बात करेंगे। तो पहले कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लें। कैरेक्टरिस्टिक्स में अगर देखेंगे तो हमने आइडियल में कहा था कि डेल्टा बी मिक्सिंग 0 होता है, डेल्टा एच मिक्सिंग 0 होता है। यहाँ पर दोनों पॉजिटिव होता है, डेल्टा बी मिक्सिंग पॉजिटिव होगा, यानी आप दो सोल्यूशंस को मिलाएंगे 10-12 ml, तो वो 22 से ज़्यादा 23-24-25 ml जाएगा, यानी वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। डेल्टा बी मिक्सिंग इज मोर देन 0 यानी पॉजिटिव। इसी तरह से डेल्टा एच मिक्सिंग इज मोर देन 0 यानी पॉजिटिव, यानी एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। पॉजिटिव साइन का मतलब क्या हो रहा है, प्रोसेस कैसा हो रहा है, एंडोथर्मिक। और अगर तुम लेमैन की तरह समझना चाहते हो तो क्या समझोगे कि दो लिक्विड्स को मिला रहे हैं, दोनों का टेम्परेचर पहले रूम टेम्परेचर का रहा होगा, दोनों का टेम्परेचर मिलाने पर अगर सॉल्यूशन ठंडा हो गया, थर्मोमीटर में मर्करी लेवल डाउन हो गया, तो इसका मतलब प्रोसेस कैसा है, एंडोथर्मिक, यानी टेम्परेचर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो नेगेटिवली डेविएटेड सॉल्यूशन में डेल्टा बी मिक्सिंग पॉजिटिव होगा, डेल्टा एच मिक्सिंग पॉजिटिव होगा और टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा। और यहाँ से काउंटा करो,
इसमें डेल्टा बी मिक्सिंग नेगेटिव होगा, लेस देन द इंडिविजुअल वंस, यानी 10 और 12 ml चीज़ मिला रहे हैं तो सोल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो 22 ml ना होके 22 ml से कम होगा। और डेल्टा एच मिक्सिंग ही नेगेटिव होगी, यानी एनर्जी निकलेगी, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। प्रोसेस कैसा होगा? एक्सोथर्मिक। और टेम्परेचर क्या हो जाएगा? सोल्यूशन का टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाएगा, थर्मोमीटर में देख के पता कर सकते। ये कैरेक्टरिस्टिक। रीजन पे बात करें, क्यों कोई सोल्यूशन पॉजिटिवली डेविएटेड होता है और क्यों कोई सोल्यूशन नेगेटिवली डेविएटेड? अभी थोड़ी देर पहले हमने बोला न्यूली डेवलप्ड ए के बीच बॉन्ड था, बी के बीच बॉन्ड था, मिला दिया तो बॉन्ड किसके बीच बन रहा है? ए के बीच में बी घुस जा रहा है, ए बी के बीच बन रहा है। तो नए बने बॉन्ड्स अगर पुराने बने बॉन्ड से ज़्यादा मजबूत होंगे तो वेपोराइजेशन की गुंजाइश कम हो जाएगी और ये नेगेटिवली डेविएशन का केस होगा। और नए बने बॉन्ड्स कमज़ोर होंगे पुराने बॉन्ड से तो ढीलापन ज़्यादा आ जाएगा, आपका एडमिनिस्ट्रेशन लूज हो जाएगा, आपका मूवमेंट बढ़ जाता है ना। तो ये पॉजिटिवली डेविएशन का केस है। तो रीज़न क्या है? न्यूली डेवलप्ड यानी ए बी के बीच फोर्सेस आर वीकर। पुराने की तुलना में ए और बी के बीच की बॉन्ड की तुलना में ए बी के बीच का बॉन्ड कमज़ोर है और यहाँ मजबूत है, ज़्यादा मजबूत है। यहाँ पर क्या लिखोगे? न्यूली डेवलप्ड forces, intermolecular forces, newly developed intermolecular forces between A and B are strong. तो ये रीजन। अब हम ग्राफिकल प्रेजेंटेशन सीखते हैं, ठीक है? आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन क्या है? ग्राफिकल प्रेजेंटेशन आइडियल का क्या था? आइडियल से ही बनाएंगे तुलना में। आइडियल का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन क्या होता है? कि एक्स एक्सिस पे क्या लोगे? मोल फ्रैक्शन, और वाई एक्सिस पे क्या लोगे? वेपोप्रेशर। इस तरफ कंपोनेंट ए का वेपोप्रेशर दिखाओगे, उधर बी का। यहाँ पर पूरा का पूरा कंपोनेंट ए है, बी 0। यहाँ पूरा का पूरा प्योर लिक्विड बी है, ए 0। अब ए का वेपोप्रेशर कुछ है प्योर स्टेट में, इसको आप सिंबलाइज कर रहे हो पी ए नॉट से, और बी का अपना प्योर स्टेट में कुछ वेपोप्रेशर है, इसको आप सिंबलाइज कर रहे हो पी बी नॉट से। आइडियल सॉल्यूशन के हिसाब से, राउल्स लॉ के हिसाब से, जब ए में बी मिलाए, ए में ए है और बी ड्रॉप बाय ड्रॉप ए में बी मिलाएं तो ए का पार्शियल प्रेशर मैथमेटिकली डाउन होते चला जाना चाहिए क्योंकि उसका मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है। तो आइडियलिटी ये है राउल्स लॉ के हिसाब से। लेकिन क्योंकि ये पॉजिटिवली डेविएटेड सॉल्यूशन है, इसका मतलब कि पीए जो है, पीए इज मोर देन पीए नॉट एक्स, और इसी तरह से पीबी इज मोर देन पीबी नॉट एक्स, यानी एक्सपेक्टेड वैल्यू से ज़्यादा जाएंगे। तो आपका ग्राफ कैसे जाएगा? ऐसे ना जाके कैसे जाएगा? ऐसे जाएगा। इसी तरह से बी के रेफरेंस में भी बी का जो पार्शियल प्रेशर है वो आइडियलिटी के हिसाब से ऐसे जाना चाहिए, बट पॉजिटिवली डेविएटेड केस में कैसे जाएगा? कुछ नहीं करना, बस बाहर को बाइज करना। तो ये नीली लाइन दिखा रही है पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इन द पॉजिटिवली डेविएटेड सॉल्यूशन, और ये नीली लाइन दिखा रही है पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इन द पॉजिटिवली डेविएटेड सॉल्यूशन। इसी तरह से सॉल्यूशन का वेपोप्रेशर आइडियलिटी के हिसाब से ये होना चाहिए, बट सम क्या है? इट इज मोर देन द एक्सपेक्टेड वैल्यू, इट इज मोर देन द एक्सपेक्टेड वैल्यू, ठीक है? तो दिस इज पी सॉल्यूशन विच इज मोर देन पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी नॉट। तो ये आपने पॉजिटिवली डेविएटेड सॉल्यूशन का ग्राफ बनाया। जिस तरह से आपने पॉजिटिवली डेविएटेड का बनाया, सिमिलरली आप उसी तरह से
नेगेटिवली डेविएटेड का भी बनाएंगे, बस जो बल्जिंग आपने ऊपर को दिखाई है, क्योंकि इस केस में क्या होगा कि पीए जो है वो इतने से कम होगा, इट विल बी लेस देन पीए नॉट एक्सी, एंड सिमिलरली पीबी विल बी लेस देन पीबी नॉट एक्सी। राउल्स लॉ के हिसाब से जो मैथमेटिकल कैलकुलेटेड वैल्यू थी, रियल सेंस में क्योंकि इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्गर हो गए हैं, तो पार्शियल प्रेशर्स कैलकुलेटेड वैल्यू से कम बैठेंगे, यानी ग्राफ कैसे ले जाओगे, नीचे से ले जाओगे, बिल्कुल वैसे ही बनाओगे, कुछ नहीं करना है, कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ मोल फ्रैक्शन है, एक्स इज इक्वल टू 1 एंड एक्स पी इज इक्वल टू 0। यहाँ पर क्या है, एक्स पी इज इक्वल टू 1 एंड एक्स इज इक्वल टू 0। ये पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इन द प्योर स्टेट, ये है पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इन द प्योर स्टेट। आइडियलिटी के हिसाब से ग्राफ कैसे जाना चाहिए, ऐसे, बट नेगेटिव डेविएशन के केस में कैसे जाएगा, पी सोल्यूशन इज सॉरी पी ए इज लेस देन पी नॉट। इसी तरह से आइडियलिटी ये थी, बट नेगेटिव डेविएशन में ग्राफ कैसे ले जाओगे, थोड़ा नीचे से, दिस इज पी बी एंड पी बी इज लेस देन पी बी नॉट एक्स। सोल्यूशन का इवेपोरेशन आइडियलिटी के हिसाब से ऐसा होना चाहिए, बट नेगेटिव डेविएशन में कैसा जाएगा, ऐसा। ठीक है, तो ये जो नीली लाइन है वो क्या दिखा रही है, इवेपोरेशन ऑफ सोल्यूशन एंड विच इज लेस देन वैल्यू कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ। रीजन समझ में आया, रीजन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। न्यूली डेवलप्ड फोर्सेस आर वीकर, और यहाँ पर न्यूली डेवलप्ड फोर्सेस आर स्ट्रॉन्गर। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स कोट करते हैं हम आपको, एग्जाम्पल्स फॉर द आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशंस। ठीक है, अभी मैं ग्राफ रहने दे रही हूँ, ये चीज़ें मिटा दूँ। Examples for ideal and non-ideal solutions। पहले आइडियल का एग्जाम्पल करते हैं। हम हेक्सेन और हेप्टेन को मिला, हेक्सेन C6H14, हेप्टेन C7H16, दोनों नॉन पोलर हैं। ठीक, इनके बीच भी वॉन डेर वाल इंटरेक्शन है, डिस्पर्सन फोर्स है, यहाँ भी डिस्पर्सन फोर्स है, और दोनों को मिला दिया हमने, तो हेक्सेन हेप्टेन हेक्सेन हेप्टेन हेक्सेन हेप्टेन, ये मिलता है। इनके बीच भी कैसा फोर्स है, अभी भी दोनों नॉन पोलर है, तो फोर्स अभी भी कैसा है, डिस्पर्सन है। तो ए और बी के बीच में जो इंटरमॉलिकुलर फोर्स है, ठीक है, फिजिकल बॉन्ड इंटरमॉलिकुलर फोर्स है, दैट इज एक्चुअली द एवरेज ऑफ द इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस बिटवीन ए एंड बी। सो दैट्स व्हाई दिस इज द आइडियल केस। इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस उसी मजबूती के हैं, है ना। तो आप अपने घर में रह रहे हैं, कोई लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, कुछ लिबर्टी लेते हैं, कुछ काम करते हैं, जो भी है पेरेंट्स की नज़र में। मान लीजिए आप अपनी चाचा चाची के पास, और वो भी उतना ही स्ट्रिक्ट है और उतना ही लिबरल है, उसी लेवल की आपको लिबर्टी भी दे रहे हैं और उसी लेवल का आपसे डिसिप्लिन भी फॉलो करा रहे हैं, लाइफस्टाइल भी फॉलो करा रहे हैं। तो आपको वही लाइफस्टाइल पहले भी चल रहा था, वैसा ही आउटपुट आपका अभी भी आएगा, और वैसा ही आउटपुट आपका पहले भी था, बिकॉज द फोर्सेज आर एट द सेम लेवल। ठीक है, लेकिन आप चले गए मौसी के घर, नानी के घर, और वहाँ पर आपको लिबर्टी ज़्यादा मिल गई। ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि फोर्सेस जो थे वो पहले स्ट्रॉन्गर थे, अभी क्या हो गया, वीकर हो गए। तो आपका मूवमेंट क्या हो गया, बढ़ गया, आपका रेट ऑफ इवोपरेशन बढ़ गया। और अगर फोर्सेस और स्ट्रॉन्ग हो जाएं, है ना, कोई स्ट्रिक्ट मिल जाए, तो क्या हो जाएगा, आपका मूवमेंट और
और भी कम हो जाएगा। तो फोर्सेस, न्यूली डेवलप्ड फोर्सेस अगर स्ट्रॉन्गर हो जाएंगे तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, नेगेटिवली डेविएटेड नॉन आइडियल केस होगा, और अगर फोर्सेस वीकर हो जाएंगे तो पॉजिटिवली डेविएटेड नॉन आइडियल केस होगा, और सेम लेवल पे रहेगा तो वो आइडियल केस होगा। तो ये आइडियल। अब हम नॉन आइडियल का एग्जाम्पल फॉर नॉन आइडियल। नॉन आइडियल में एक हम पॉजिटिवली डेविएशन का केस लेंगे और एक हम नेगेटिव डेविएशन। पहले हम आपसे पॉजिटिव डेविएशन की बात करते हैं। मान लीजिए एक बीकर में एसिड और दूसरे में क्लोरोफॉर्म है, ठीक है। एसीटोन समझते हैं ना, कीटोन, प्रोपेनोन। तो एसीटोन और एसीटोन के बीच में कौन सा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा? एसीटोन और एसीटोन के बीच में कौन सा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा? डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। यहाँ पर कौन सा है? डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, और यहाँ पर भी डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, ठीक है। लेकिन अगर हमने मिला दिया क्लोरोफॉर्म और एसीटोन, तो जब क्लोरोफॉर्म और एसीटोन मिला दिया जाएगा तो ये एसीटोन है और ये क्लोरोफॉर्म है। तो क्लोरोफॉर्म का H और एसीटोन के O के बीच में क्या डेवलप हो गया? हाइड्रोजन बॉन्ड डेवलप हो गया, ठीक है। तो न्यूली डेवलप्ड फोर्स स्ट्रॉन्गर हो गया। पहले डायपोल डायपोल इंटरेक्शंस थे, अभी क्या हो गया? हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया, सॉरी ये नेगेटिव डेविएशन हो गया। तो न्यूली डेवलप्ड फोर्स स्ट्रॉन्गर हो गया तो मूवमेंट, इवोपरेशन घट गया, और ये नेगेटिव डेविएशन का केस है, ठीक है। और अगर इथेनॉल, दूसरा एग्जाम्पल है, आपके पास ये इथेनॉल है, ठीक है, और इथेनॉल में हम मिला दे रहे हैं क्लोरोफॉर्म, ठीक है। इथेनॉल में क्लोरोफॉर्म CH3 मिला। तो इथेनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी और क्लोरोफॉर्म में डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। जब इथेनॉल के मॉलिक्यूल्स के बीच में ये मिला दिया, तो ये इथेनॉल के मॉलिक्यूल के बीच में क्लोरोफॉर्म के मॉलिक्यूल आ जाएंगे। अब इथेनॉल का मॉलिक्यूल है और ये क्लोरोफॉर्म का मॉलिक्यूल है, इनके बीच डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। जितनी स्ट्रेंथ के साथ ये बंधा था इथेनॉल इथेनॉल के बीच में क्लोरोफॉर्म के इंटरफेरेंस से वो बॉन्डिंग कमजोर हो गई, बॉन्डिंग बिकम वीकर, न्यूली डेवलप्ड फोर्सेस वीकर। न्यूली डेवलप्ड फोर्स अगर वीकर हो जाएगा तो पॉजिटिव डेविएशन होगा, और न्यूली डेवलप्ड फोर्स अगर स्ट्रॉन्गर हो जाएगा तो ये नेगेटिव डेविएशन होगा। तो ये हमने आपको पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ समझाया इन सॉल्यूशंस। इसको पढ़िएगा, समझिएगा, कहीं कोई कन्फ्यूजन होगा तो पूछिएगा। न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कीजिएगा, पीछे काफ़ी न्यूमेरिकल्स हैं। सॉल्यूशन चैप्टर में 3 नंबर का एक न्यूमेरिकल मस्ट है कि आता है, यहाँ से आएगा, या भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे, वहाँ से भी आ सकता है। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आज नहीं पढ़ाएंगे, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाएंगे, क्योंकि वो भी एक बहुत बारीक सा टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट है। दैट इज़ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। जब हम कंपोनेंट्स को मिलाते हैं तो मिलाते मिलाते एक उसकी ऐसी पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन आके बैठ जाती है जहाँ से फर्दर उसको सेपरेट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। नहीं तो अदरवाइज़ तो हम कहते हैं ना कि सॉल्यूशंस में हम किसी भी फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पे उसके कंपोनेंट्स को आराम से सेपरेट आउट कर सकते हैं। तो पर एक कॉम्पोजिशन ऐसी क्रिएट हो जाती है जहाँ से उसको डिस्टिलेशन मेथड से सेपरेशन बड़ा मुश्किल हो जाता है। उस कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। तो क्या है ये एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, ठीक है, और किस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम कहेंगे कि एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बना, इसको हम डिस्कस करेंगे, और फिर हम आगे डिस्कस करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड सॉल्यूशन। ओके, सो इट इज़ ऑल फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू।